लंबे समय के इंतजार के बाद अंततः केंद्र सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा के समक्ष पेश कर दिया गया। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इस विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष जांच के लिए भेजा गया है। इस पूरे विधेयक को पेश किए जाने के बाद से ही उद्योग से इस पूरे विधेयक को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी संशोधन विधेयक से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा इस तरह का संशोधन विधेयक लाया क्यों गया है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, साथ ही इस विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों पर भी बात करेंगे। इन प्रावधानों के क्या निहितार्थ निकल के आ सकते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसको समझेंगे। साथ ही इस पूरे विधेयक के क्या नकारात्मक पक्ष हैं, उनके नकारात्मक पक्ष को जानेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और संवैधानिक निकाय जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022, यानी हमने पहले ही बात की कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पेश किया गया है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया गया है और इस विधेयक के पेश किए जाने के बाद से ही उद्योग द्वारा इस विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में तमाम तरह की दलीलें, तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। और इस तरह की वीडियो में आज इस पूरे विधेयक के प्रावधानों पर बात करेंगे, विधेयक के पक्ष और विपक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे संशोधन विधेयक को आखिर केंद्र सरकार द्वारा लाया क्यों गया है। तो इस पूरे विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करना है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में संशोधन करना है। ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है इसे साल 2002 में लागू किया गया था और इस पूरे अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना, इसके अलावा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। इस पूरे अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे अधिनियम के तहत इन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था और इसी अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से साल 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया। हालांकि इस पूरे आयोग का गठन 2003 में किया गया था, लेकिन इस आयोग ने काफी बाद में काम करना शुरू किया। अब इस पूरे अधिनियम को लेकर जानकारों द्वारा पिछले कुछ समय से ये चिंता जाहिर की जा रही थी। ये जो पूरा अधिनियम है, ये अधिनियम मौजूदा समय में काफ़ी पुराना हो गया है, क्योंकि पिछले 2 दशक में जब इस पूरे अधिनियम को लाया गया था तो इस पिछले 2 दशक में भारत पे जो भारतीय बाजार है उस भारतीय बाजार में काफ़ी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके अलावा भारत में व्यवसायों के संचालन के तरीके में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए साल 2019 में भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम था प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति। इस समिति ने इसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस पूरे अधिनियम में संशोधन के लिए प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2022 को लाया गया है। तो ये तो बात हुई कि इस पूरे संशोधन अधिनियम को क्यों लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और पूरे संशोधन अधिनियम में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों पर बात कर लेते हैं। तो इस पूरे संशोधन अधिनियम में जो पहला प्रावधान है वो कॉम्बिनेशन यानी समायोजन से संबंधित है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक उद्यम आपस में विलय करते हैं या फिर एक उद्यम दूसरे उद्यम का अधिग्रहण करता है, एक्विजिशन करता है, या फिर 2 उद्यमों के बीच अमलगमेशन होता है। इन्हीं तमाम स्थितियों को समग्र तौर पर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मूल अधिनियम की बात करें जो मेन एक्ट था, तो मूल अधिनियम में इस तरह के किसी भी संशोधन पर, इस तरह के किसी भी कॉम्बिनेशन पर, ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाने, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी जो कि अनिश्चित तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता हो। यानी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता हो उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी मूल अधिनियम में। अब ये जो नियम है, ये प्रतिबंध लगाने का जो नियम है, ये मुख्य तौर पर केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस पर लागू होता था जिनमें ट्रांजैक्शन में शामिल सभी पक्ष या जो भी 2 पक्ष शामिल थे ट्रांजैक्शंस में, उन दोनों पक्षों की जो समग्र संपत्ति थी वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी या फिर उनका जो टोटल टर्नओवर था वो 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। अब इतनी बड़ी सीमा के कारण कई जो ट्रांजैक्शंस थे वो ट्रांजैक्शन CCI के दायरे में ही नहीं आते थे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे में ही नहीं आते थे,
लेकिन वो जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर भारत में अनुचित तौर पर प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को प्रभावित करते थे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार द्वारा एक नया विधेयक लाया गया है, जिसमें इस पूरे बिल के माध्यम से ये जो सीमा थी, 3000 करोड़ रुपए की सीमा और 1000 करोड़ रुपए की सीमा, इस सीमा के साथ एक नई लिमिट को ऐड किया गया है। ये नई लिमिट ऐसी है कि ऐसे लेन देनों पर भी अब जो नया पुराना वाला जो नियम था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, ये नियम अब ऐसे लेन देनों पर भी लागू होगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस पर भी लागू होगा जिनका समग्र मूल्य 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन का जो मूल्य है, जो टोटल वैल्यू है, वो 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो ट्रांजैक्शन बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है, कंपटीशन को प्रभावित करती है, तो ये नियम उस पर लागू होगा और सीसीआई उस पूरे समझौते को, उस कॉम्बिनेशन को रद्द कर सकती है और उसके जो पक्ष हैं उन पर किसी तरह का दंड भी लागू कर सकती है। तो ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन के प्रावधान की। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम में अनुमोदन प्रक्रिया को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं, अप्रूवल प्रोसेस को भी लेकर प्रावधान किए गए हैं। मौजूदा अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यावसायिक इकाइयां हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो या तो विलय करना चाहती हैं, अधिग्रहण करना चाहती हैं या फिर समामेलन करना चाहती हैं, तो इन तीनों कार्यों के लिए उन्हें पहले से ही आयोग से मंजूरी लेनी होती है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी होती है। इस मंजूरी के लिए आयोग इस बात की जांच करता है कि समझौते से बाजार में प्रतिस्पर्धा किस हद तक प्रभावित होगी, प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। और यदि आयोग को लगता है कि इस पूरे समझौते से, इस पूरे विलय से, अधिग्रहण से बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो आयोग इस पूरे समझौते को, इस तरह की किसी भी विलय प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। अब पहले प्रावधान ये था कि जो मूल अधिनियम था उसमें प्रावधान ये था कि आयोग को इस पूरे किसी भी समझौते को मंजूरी देने के लिए 210 दिनों का समय दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि आयोग यदि 210 दिनों के भीतर किसी समझौते को अपनी मंजूरी नहीं देता है तो उस समझौते को स्वतः ही मंजूरी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अब इस पूरे संशोधन विधेयक में इस अवधि को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई है। नए संशोधन विधेयक के मुताबिक यदि आयोग किसी भी समझौते को, किसी भी सौदे को 150 दिनों के भीतर मंजूरी नहीं देता है तो ये माना जाएगा कि उस समझौते को, सौदे को स्वतः ही मंजूरी मिल गई है। यानी अब इस पहले जो अवधि 210 दिनों की थी उसे घटाकर 150 दिन करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरी स्थिति में भी आयोग को 30 दिनों का समय देने की कोशिश की गई है। यानी 150 दिनों के अतिरिक्त आयोग 30 दिन ज़्यादा और ले सकता है इस पूरे सौदे को मंजूरी देने से पहले। इस पूरे प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य भारत में लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को कम करना है और साथ ही जो अप्रूवल प्रोसेस है, जो मंजूरी प्रक्रिया है, उस मंजूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस पूरे संशोधन विधेयक में प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। अब पहले जान लेते हैं कि प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते ऐसे समझौते होते हैं जिनके माध्यम से जब किसी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, भंडार या फिर नियंत्रण से संबंधित ऐसा कोई भी समझौता, जो समझौता बाजार में एक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, कंपटीशन को प्रभावित करता है, तो ऐसे समझौते को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता माना जाएगा। अब बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है, इसके भी कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मापदंड ये हैं कि यदि किसी समझौते के परिणाम स्वरूप किसी कंपनी को बाजार के बिक्री मूल्य को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो भी ये उसकी स्थिति का गलत दुरुपयोग होगा, ये भी एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट माना जाएगा। इसके अलावा यदि किसी कंपनी को उत्पादन या आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो भी ये एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा यदि कोई कंपनी अप्रत्यक्ष तौर पर साठगांठ को बढ़ावा देती है, कॉल्यूजन को बढ़ावा देती है बाजार में, तो इसे भी एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट माना जाएगा। अब पहले इस पूरे एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट को लेकर प्रावधान ये था कि इस तरह के एग्रीमेंट्स में केवल उन्हीं लोगों को दंड दिया जाता था जो समान तरह के व्यवसाय में शामिल होते थे। यानी ऐसे लोग इस पूरे दायरे से बाहर थे जो समान व्यवसाय में शामिल नहीं थे। लेकिन इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा जो नया बिल लाया गया है, इस नए बिल में किसी उद्यम या उस व्यक्ति को भी इस तरह के समझौते का हिस्सा माना जाएगा जो भले ही समान व्यवसाय में संलग्न नहीं है लेकिन इस तरह के एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट को सक्रिय तौर पर बढ़ावा दे रहा है। यानी कोई व्यक्ति समान व्यवसाय में तो संलग्न नहीं है, उसी व्यवसाय में तो काम नहीं करता है, लेकिन वो इस तरह के समझौते को, इस तरह के एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट को सक्रिय तौर पर बढ़ावा दे रहा है, तो उस व्यक्ति को भी सीसीआई द्वारा दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए, इस पूरे प्रावधान को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक समझौते में समान व्यवसाय से संबंधित दो पक्ष शामिल होते हैं और इन्हीं दोनों पक्षों को समझौते को प्रभावित करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन इस पूरी स्थिति में एक तीसरा पक्ष भी होता है। इस तीसरे पक्ष को व्यापार संघ या फिर सलाहकार कंसल्टेशन कंपनियों के नाम से जाना जाता है।
इस तीसरे पक्ष के पास भी सक्रिय तौर पर इस पूरे समझौते को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो तीसरा पक्ष है, ये तीसरा पक्ष समान व्यवसाय में शामिल नहीं होता है। इसकी वजह से पहले इस तीसरे पक्ष को, यानी ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं या फिर कंसल्टेशन फर्म्स हैं, पहले इन्हें इस अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया जाता था, यानी पहले इन्हें दंड भी नहीं मिलता था। लेकिन अब सीसीआई द्वारा इन जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इन्हें भी इस प्रावधान में शामिल किया जा सकेगा, इन्हें भी दंड दिया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर इससे जो अनुचित एग्रीमेंट्स होते हैं, जो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स होते हैं, उन एग्रीमेंट्स को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे संशोधन विधेयक में समझौते और प्रतिबद्धता को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं, कमिटमेंट्स को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। इस पूरे मूल अधिनियम में, जो 2002 का मूल अधिनियम है, उसमें प्रावधान है कि किसी भी उद्यम को सीसीआई द्वारा मुख्य तौर पर उस उद्यम के खिलाफ 2 आधारों पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। पहला आधार ये है, पहला बेस ये है कि यदि वो उस उद्यम द्वारा किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते को संपन्न किया जाता है, किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता किया जाता है, तो भी उसके खिलाफ मुख्य तौर पर कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अलावा यदि उस उद्यम द्वारा बाजार में अपनी स्थिति का गलत दुरुपयोग किया जाता है, तो भी उसके खिलाफ सीसीआई द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। लेकिन इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि सीसीआई अपनी कार्यवाही को रोक सकती है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी कार्यवाही को रोक सकती है, यदि जो भी 2 पक्ष इसमें शामिल थे, वो पक्ष अपने उद्यम के लिए समझौता करने को तैयार हो जाएं, इस पूरे अग्रीमेंट करने को तैयार हो जाएं कि वो इस तरह का कोई भी काम आगे नहीं करेंगे, भुगतान करने को तैयार हो जाएं, या फिर अपनी कंपनी में कुछ संरचनात्मक, कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव करने को तैयार हो जाएं। हालांकि इस पूरी स्थिति में भी जो अंतिम निर्णय होगा, जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा, वो सीसीआई द्वारा ही लिया जाएगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर, डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। जो मूल अधिनियम है, 2002 वाला जो अधिनियम है, उस अधिनियम में प्रावधान है, उस अधिनियम में केंद्र सरकार को सीसीआई के लिए महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो सीसीआई का डायरेक्टर जनरल मुख्य तौर पर अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, यानी यदि कोई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो महानिदेशक का काम उन उल्लंघनों की जांच करना है। लेकिन अब जो नया बिल सामने आया है, इस नए बिल में सीसीआई को ही महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, यानी सीसीआई अपने डायरेक्टर जनरल को खुद नियुक्त कर सकेगी। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। तो इस तरह से हम मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे विधेयक के माध्यम से, इस पूरे संशोधन विधेयक के माध्यम से सीसीआई की शक्तियों के विस्तार, सीसीआई की शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसके तहत सीसीआई के सदस्यों की योग्यता को और ज़्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। जो मूल अधिनियम था, उसमें प्रावधान किया गया था कि सीसीआई के जो भी सदस्य होंगे, सीसीआई का जो भी अध्यक्ष होगा, उसको कम से कम निम्नलिखित क्षेत्रों में 15 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर अर्थशास्त्र, प्रतिस्पर्धा संबंधी विषय, या फिर कानून, लॉ, प्रबंधन या फिर व्यवसाय जैसे विषय शामिल थे। लेकिन अब जो नया विधेयक सामने आया है, इस नए विधेयक में इस सूची में प्रौद्योगिकी को जोड़ने की भी कोशिश की गई है। यानी जाहिर तौर पर भारत में जो आईटी क्षेत्र लगातार पिछले कुछ समय से तेजी से उभर रहा है, भारत सरकार द्वारा इस पूरे आईटी क्षेत्र को कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट के तहत कवर करने की भी कोशिश की गई है। तो ये तो बात हुई पूरे संशोधन विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और संशोधन विधेयक के निहितार्थों की बात कर लेते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो इम्प्लीकेशंस है वो ये है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों से जाहिर तौर पर छोटी कंपनियों के जबरन अधिग्रहण को रोका जा सकेगा। जो छोटी छोटी कंपनियों का बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा जो फोर्सफुल अधिग्रहण कर लिया जाता है, इस पूरे प्रावधान के माध्यम से उस जबरन अधिग्रहण को रोका जा सकेगा। क्योंकि ये जो जबरन अधिग्रहण है, ये जाहिर तौर पर भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, अनुचित तौर पर उस प्रतिस्पर्धा को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इस बिल के माध्यम से पहले संशोधन में सेवाओं को स्पष्ट तौर पर शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो पुराना वाला अधिनियम था साल 2002 वाला, इस अधिनियम को 2002 में लाया गया था और 2002 में भारत में सेवा क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब मौजूदा समय में भारत का सेवा क्षेत्र काफ़ी व्यापक स्तर पर मौजूद है। ऐसे में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन विधेयक में सेवा शब्द का उपयोग करके स्पष्ट तौर पर सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में कंपनियों को समझौते और प्रतिबद्धता का भी अधिकार दिया गया है, कमिटमेंट का भी अधिकार दिया गया है। यानी वो कार्यवाही शुरू होने से पहले भी भुगतान कर सकती हैं, कमिटमेंट दे सकती हैं। तो इस कमिटमेंट के माध्यम से सीसीआई के कार्यबोझ को, जो उनका कार्यबल है, जो उन पर काम का दबाव बना हुआ है, उस काम के दबाव को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे विधेयक के माध्यम से एनक्लैट यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के काम को भी कम किया जा सकेगा, उसके बोझ को भी कम किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके माध्यम से
सर्वोच्च न्यायालय के काम बोझ को भी कम किया जा सकेगा, उस पर जो कार्य का दबाव है उस दबाव को भी कम किया जा सकेगा, उसके पास और ज़्यादा मामले नहीं पहुंचेंगे, उसके मामलों की संख्या में कुछ हद तक कमी आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो नया संशोधन विधेयक लाया गया है, संशोधन विधेयक के माध्यम से मुख्य तौर पर भारत में काम की सुगमता में, कार्य की सुगमता में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये तो बात हुई संशोधन विधेयक की क्या निहितार्थ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में विधेयक के नकारात्मक पक्षों पर बात कर लेते हैं, इसके नेगेटिव पहलू क्या है उन पर बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला नेगेटिव पहलू ये है कि कई जानकार इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भारत में कई व्यावसायिक क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी मौजूदा समय में विकास के अपने प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में उन जानकारों द्वारा ये चिंता जाहिर की जा रही है कि इस पूरे संशोधन विधेयक के माध्यम से भारत में कई प्रावधान इस संशोधन विधेयक में ऐसे हैं जिसके माध्यम से जो नए व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इनके विकास में नकारात्मक बाधा उत्पन्न होगी। कई जानकार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि संशोधन विधेयक के माध्यम से मुख्य तौर पर भारत के आईटी क्षेत्र के विकास के समक्ष बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इस पूरे संशोधन विधेयक में जो 2000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है, इस सीमा को लेकर भी कई जानकारों द्वारा अपनी चिंता जाहिर की जा रही है। जानकारों का कहना है कि ये जो समझौते का मूल्य होता है, जो ट्रांजैक्शन का मूल्य होता है, ये बाजार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये जो 2000 करोड़ रुपए की सीमा है, ये कुछ व्यवसायों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है, जबकि कुछ व्यवसायों के लिए काफ़ी कम है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी 2000 करोड़ रुपए की सीमा को लेकर भी विवाद हो रहा है। इसके अलावा एक विवाद ये भी है कि संशोधन विधेयक में सीसीआई को काफ़ी ज़्यादा असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सीसीआई जाँच भी करेगा कंपनियों की, सीसीआई उनकी रिपोर्ट भी तैयार करेगा और सीसीआई उन्हें सज़ा भी देगा, उन्हें दंड भी देगा। तो जाहिर तौर पर सीसीआई की असीमित शक्तियां आगे आने वाले समय में इस पूरे आयोग के कार्यप्रणाली के समक्ष एक बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। तो ये तो बात हुई कि नकारात्मक पक्ष क्या है। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों पर के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी इससे संबंधित प्रावधान संविधान में किए गए हैं। हमारा दूसरा कथन है, मौजूदा कानून के मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों को प्रौद्योगिकी का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सही है, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगी, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।